शहबाज ने गाल पर हाथ रखे गुस्सा भरी नजरों से उसे देखा। जरगून ने शहबाज को देखकर अजलान बख्त को हैरत से देखा, जो होंठ भींचे चेहरे पर कहर लिए उसे देखता हुआ उसके करीब आया था। हाल चाल पूछने का बहुत शौक है ना तुम्हें? इस बार माफ कर रहा हूं, अगली बार माफ नहीं करूंगा। जानते हो तुम मुझे, दूर रहना मेरी बीवी से, वरना आंखें निकाल दूंगा इडियट इंसान। वो सख्त लहजे में बोलता सबको साकित कर गया, जबकि बिरयानी की प्लेट हाथ में लिए वो जल्दी जल्दी खाने लगी थी कि क्या पता अभी वो हाथ पकड़ता और पार्टी से चलता बनता, उसका क्या भरोसा। वो सर झटक कर बड़बड़ाई, अजलान बख्त लाशारी, हम आपसे माजरत खा हैं, आप प्लीज रिलैक्स रहें, और शहबाज तुम जरा मेरे साथ आओ। सईद अहमद अजलान बख्त से माजरत करता शहबाज को खींचता हुआ एक कोने में ले गया। इस शख्स से उसे इतनी नफरत थी, उसकी नीयत जरगून के मामले में बहुत पहले ही भांप गया था। जब उसने रिश्ता भेजा तो उसने हंगामा बर्पा कर दिया था। वो कैसे अपने दुश्मन और एक बुरे इंसान से अपनी कजन को ब्याह देता। अब तो वो उसकी बीवी थी, फिर अब कैसे वो उसे अपनी बीवी के पास खड़ा बर्दाश्त कर सकता था। उसका दिल अचानक से ही हर चीज से उचाट हो गया था। फातिमा, जरगुल और मिस खाने की दुकान चलें? वो इन दोनों से मुखातिब होता आखिर में अपनी बीवी से कहने लगा, जिसकी बिरयानी की प्लेट अभी हाफ थी। वो आंखें फाड़े कभी बिरयानी को देखती तो कभी बख्त को, जो उसे चलने का इशारा कर रहा था। फातिमा और जरगुल सर हिलाती हुई आगे बढ़ी। वो पैर पटकती हुई बिना बिरयानी की प्लेट टेबल पर धरे चलने लगी थी। हाँ, प्लेट नीचे रखो, वो प्लेट की तरफ इशारा करता हुआ बोला। वो मुंह बनाती प्लेट टेबल पर पटकती हुई आगे बढ़ गई। अजलान साहब प्लीज रुक जाइए, हम आपसे माजरत खा हैं। असल में मुझे नहीं पता था शहबाज के साथ आपकी दुश्मनी चल रही है, वरना मैं उसे न बुलाता। सईद अहमद उसके साथ चलता हुआ बोला। सईद तुम क्यों माजरत कर रहे हो? असल में मेरी बीवी के दांत में दर्द है तो चलना पड़ रहा है, अदरवाइज हम पार्टी फिनिश होने के बाद जाते हैं। आप जानते हैं दाढ़ की दर्द कितनी तकलीफ दे होती है, सो इसलिए चलना पड़ रहा है। वो मसनूई अफसोस से कह रहा था, जबकि आगे चलती जरगून हैरत से रुकती उस झूठे इंसान को देखने लगी। वो इसे अलविदाई इजाजत लेता होंक खड़ी जरगून का हाथ पकड़ता पार्टी से बाहर निकल गया। शहबाज राइस ने गाल पर हाथ रखकर अजलान बख्त की पुश्त को नफरत से देखा था। दर्द हो मेरे दुश्मनों की दाढ़ पर, समझे आप? मेरा क्यों नाम लिया आपने? खुद के दांत का तो नहीं कहा, ना ही फातिमा और जरगुल के कहा। मेरा दांत फालतू था क्या? इतनी मजेदार बिरयानी थी, अभी तो मैंने और बहुत कुछ खाना था। हाय अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं। गाड़ी में उसके वावेले जारी थे, जबकि वो तीनों कान लपेटे उसके वावेले सुन रहे थीं। भाई बाबी को किसी अच्छे रेस्टोरेंट से डिनर करवा देना। फातिमा की नर्म आवाज पर जरगून ने पीछे मुड़कर फातिमा को जानिजार नजरों से देखा। अल्लाह सोने, अगर किसी को ननन देनी है ना तो मेरी फातिमा जैसी देना, वो मुस्कुराते हुए बोली। जरगुल तो मुस्कुराए जा रही थी। हो सकता था जरगून साथ हो और कोई सीरियस होकर बैठ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता था। बख्त बिना कुछ बोले संजीदगी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। वो बहुत कम गाड़ी ड्राइव करता था, लेकिन आज वो खुद कर रहा था। साथ दो गाड़ियां गार्ड की भी थीं, एक आगे और एक पीछे। वो चौंकी गाड़ी एक बहुत बड़े होटल के सामने रुकी थी। वो इश्तियाक से बाहर आई। होटल इंतहा का प्यारा और साफ सुथरा था। हर चीज चमक रही थी, जैसे किसी ने इस टाइल्स पर पैर ही ना रखा हो। आओ, वो सबको कहता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। गार्ड ने उसे देखते ही सलाम किया और सूरत से दरवाजा खोला। वो पुरअतमाद चाल चलता अंदर आया। सफेद मार्बल का पत्थर अपनी मिसाल पर आप था। हर चीज चमक रही थी। माहौल में हल्का हल्का म्यूजिक था। लोग मगन अंदाज से खाना खा रहे थे। वो होटल लग रहा था बहुत महंगा होगा। वहां की हर चीज ही महंगी से महंगी थी। वो तीनों बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। इस होटल से मैनेजर और 2-3 आदमी भागते हुए उन तक आए थे। सर, आप यहाँ अचानक ही? मैनेजर ने बौखलाते हुए पूछा। क्यों? अपने होटल में आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है, वो बहुत तीखे लहजे में बोला, जिस पर मैनेजर समेत वो तीनों आदमी बौखलाए थे, जबकि वो तीनों मुंह खोले बख्त को देख रही थीं। ये होटल भला इसका कैसे हो सकता था? उसने तो कभी जिक्र तक नहीं किया था। नहीं सर, हमारा वो मतलब नहीं था, वो शर्मिंदगी से कहने लगा। हाँ, सुफियान, इन्हें टेबल पर बिठाओ और जो जो ये ऑर्डर करती हैं जल्दी से लाकर दो इन्हें। मैं तब तक जरा होटल का राउंड ले लूं। वो कहता ही आगे बढ़ गया था।
जबकि वो तीनों होंक बनी वेटर के बताए हुए टेबल पर बैठी। यार तुम्हारा भाई तो बहुत अमीर है, पक्का इसने नैब वालों से अपने असासे छुपाए हैं। और मुझे देखो, आज तक एक छल्ला तक नहीं लेकर दिया। देखो फातिमा, तुम अपने भाई की कंजूसी, वैसे कंजूसी की भी कोई हद होती है, वो नाक चिढ़ाकर बोली, जिस पर वो दोनों हल्की मुस्कान से मुस्कुरा दी। इन तीनों को इनका ऑर्डर किया हुआ खाना मिल चुका था। वो बहुत रुगबत से खाना खा रही थी। जब वो आया, फोन कान से लगा रखा था, चेहरे पर गुस्सा था। वो किसी को डांटता हुआ फोन बंद कर गया, फिर सर झटककर उनके करीब बैठा। भाई, खाना यहाँ का बहुत बेस्ट है, फातिमा ने खुशी से निहाल होते हुए भाई से कहा। वो जवाबन मुस्कुरा दिया। वेटर उसके आगे ब्लैक कॉफी रख गया था। वो कॉफी का सिप लेता उसे देखने लगा, जो खाना खाते वक्त कम ही किसी को देखती थी, क्योंकि सारी तवज्जो जो खाने पर होती थी। मैं तो अब अक्सर यहाँ से ही डिनर और लंच किया करूंगी, आखिर में अपना होटल है, मेरा मतलब इनका होटल है, तो हम दोनों कौन सा अलग अलग हैं। क्यों सरगुल, मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो कबाब मुंह में रखती भोले जा रही थी, जबकि वो कॉफी के सिप लेता बिना कोई रिएक्ट किए बस उसके नकूश देखता रहा, जिस पर फातिमा हल्का सा मुस्कुरा दी। क्या कह रही हो तुम, पागल हो क्या? आजम साहब ने उसे डांटा। मैं पागल नहीं हूं, आप बस कल हमारे घर आए और अजलान बख्श से फातिमा का हाथ मांगे। मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। इस लड़की ने बहुत कम खुशियां देखी हैं। मैं चाहती हूँ मेरा हनी उसके सारे गमों का मदावा बन जाए, और ब्याही बेटी की बात माँ बाप को हर सूरत माननी पड़ती है। वो जिद्दी लहजे में बोली, जिस पर आजम साहब उसे घूरने लगे। बेटा सो जाओ, थकी होगी, तुम जाओ। शाबाश, लगता है थकावट मेरी बेटी के दिमाग पर चढ़ गई है। वो चाय का कप उठाते हुए लापरवाही से बोले, बात सुने, कोई नींद नहीं आ रही मुझे, और एक बार मैं अगर कोई फैसला कर लूं तो फिर मैं कभी इस फैसले से नहीं हटती हूं। वो नाक चढ़ाकर बोली, आज तक हमने तो कोई फैसला नहीं माना तुम्हारा, फिर कौन से फैसले से नहीं हटी तुम? जरा बताना पसंद करेंगी आप? वो भी तो आखिर उसी के बाप थे, लाजवाब करना जानते थे। अब तक कोई नहीं माना तो क्या हुआ, अब मेरा फैसला माना जाएगा, वरना हनी को घर से भगा दूंगी। फिर मत कहिएगा जरगून तुमने अच्छा नहीं किया। वो पैर पटकती हुई बोली, जाओ बच्चे सो जाओ। वो हनूस चाय पीते हुए बोले, वो मेरा भाई है, बात तो मेरी ही मानेगा ना। 1 मंथ के बाद मेरे भाई की शादी है फातिमा से। मैं नहीं जानती, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना इस घर का पानी भी मुझ पर हराम हो जाएगा। कदम तक नहीं रखूंगी यहाँ, सुन लें आप। गुस्से से कहती हुई वो उनके कमरे से निकल गई। उफ, ये लड़की कब सुधरेगी? भला ऐसा भी होता है, झल्ली कहीं की। वो सर झटक कर बड़बड़ाए थे। वक्त स्टडी रूम में बैठा टांगों पर लैपटॉप रखे वो कुछ जरूरी फाइल्स वगैरह चेक कर रहा था, जब वो मुंह बसोर अंदर आई। उफ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना यहाँ न वहां, वो गुस्से से बोली, जिस पर वो उसे देखता फिर से फाइल वगैरह चेक करने लगा था। आपने पूछा नहीं मुझे क्या हुआ? वो उसे खामोश देखकर खुद ही बोली, जरगोन बाद में बात करते हैं, अभी मुझे जरूरी फाइल रीड करनी है, सो डिस्टर्ब मत करो। वो संजीदगी से बोला। जवाबन वो उसे घूरती हुई खड़ी हुई। अल्लाह करे मर जाऊं मैं, आप लोगों को तो सुकून आए। वो गुस्से से कहते ही वहां से निकल गई, जबकि वो साकित बैठा उसके मैं मर जाऊं पर ही अटक कर रह गया। वो वहां से निकलती हुई फातिमा और हिना के रूम में आई। वो दोनों सो चुकी थी। वो गुस्से से बाहर निकल आई, वो भी घर के पिछले गार्डन की तरफ, जहां से जंगल की तरफ रास्ता जाता था। वो चेयर पर बैठने लगी थी जब बहुत सारे जुगनू का झुरमुट जंगल की तरफ जाते देखा। वो मुस्कुराकर खड़ी हुई और भागकर चमकते हुए जुगनू के ताकुब में आई, लेकिन वो जंगल की तरफ निकल गए थे। वो लोहे का मजबूत दरवाजा खोलती हुई जंगल की तरफ जाते रास्ते की तरफ दौड़ी, जहां वो जुगनू जा रहे थे। वाह वाह, कितना खूबसूरत मंजर है। पिक्स बनाती हुई फिर एडिट करके सबको दिखाकर जलाऊंगी। वो पॉकेट से सेलफोन निकालती हुई बोली। वो दौड़ती हुई मोबाइल हाथ में लिए उनके पीछे भागने लगी, जो ऊंचा उड़ने लगे थे। उफ, नीचे आ जाओ, मैं सेल्फी लेकर चली जाऊंगी, प्लीज अपनी एक सेल्फी बना लेने दो। वो जुगनू के तरले करने लगी थी, जैसे कि वो इसकी जुबान से आशना हो या वो सुन सकते हो। अल्लाह, ये कहाँ चले गए? वो ऊपर की तरफ जाते ही कहीं गुम हो गए थे। अब जंगल में सिर्फ चांद की मध्यम सी रोशनी थी। वो साकित से खड़ी इर्द गिर्द देख रही थी। उफ, मैं कहाँ आ गई? अल्लाह, कौन सा रास्ता था जिससे मैं आई थी? वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करती खुद से परेशानी से बड़बड़ाई। आंखों में नमी झलकने लगी।
कि उसे अचानक ही से जंगल की गहरी खामोशी से डर लगने लगा था। जंगल में गहरा सन्नाटा था, किसी जानवर तक की आवाज नहीं थी। उफ अल्लाह, मैं क्यों आ गई? क्या मैं पागल थी जो बेवफा जुगनू के पीछे पीछे इतनी दूर निकल आई? उफ, यहां अगर मैं मर गई तो? वो ऊंचा ऊंचा बोल रही थी ताकि डर न लगे। काश दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा होता तो मैं ना आती, वो गुस्से से बोली। वो रुकी। सामने 3 रास्ते थे, एक दाएं साइड जाता तो एक बाएं साइड, जबकि एक सीधा था। मुझे लगता है मैं सीधे रास्ते से आई थी, वो कुछ सोचती हुई सीधे रास्ते की तरफ चलने लगी। वो भागती हुई सीधे रास्ते पर दौड़ने लगी थी। 1-2 बार तो वो ठोकर खाकर गिरी भी, लेकिन वो खौफ से बिना रुके भागती गई। लेकिन अब वो शौक से होंठों पर हाथ रख गई कि सामने ही एक खंडर टाइप छोटा सा घर था, जिसके छत गिर चुके थे तो दीवारें खस्ता हाल दिखती थीं। ये मैं किस जगह आ गई हूँ? वो खौफ से पीछे हटती हुई खुद से बड़बड़ाई थी। जो सूरतें उसे जुबानी याद थी वो ऊंचा ऊंचा दोहराती। वो मोबाइल में बख्त का नंबर डायल करते उसे कॉल करने लगी। उफ, ये क्यों नहीं उठा रहे? वो खौफ से हिलते दरवाजे को देखती हुई बड़बड़ाई थी। वो कुछ देर तक साकित बैठा रहा, फिर गहरी सांस लेता वो लैपटॉप बंद करता हुआ उठा। पाँव में चप्पल पहनता वो कमरे में आया, लेकिन वो कमरे में होती तो नजर आती ना। वो वहां से होता हुआ हिना के रूम में आया। हिना और फातिमा सो रही थी, कमरे में वो नहीं थी। उसने परेशानी से अपना सारा घर देख लिया, फिर वो बड़ी हवेली आया। आहिस्ता से आगा जी के कमरे का दरवाजा धकेल कर अंदर झांक लिया, फिर हनी का भी देख लिया। सब सो रहे थे, वो कहीं नहीं थी, जिसका वजूद उसकी नजरों से ओझल था। वो परेशान होता मेन गेट के सामने आया। साहब जी, हम तो 6 बजे का दरवाजे के सामने बैठा है, मैम तो कहीं नहीं गई, दरवाजा इसी तरह लॉक है, चौकीदार ने उसके पूछने पर बताया। अब वो हकीकतन परेशान होता घर की पिछली साइड की तरफ भागा, जहाँ की दीवारें थी तो छोटी, लेकिन उन पर कांच लगा हुआ था ताकि कोई दीवार न फलांग सके। वो चौंका। उसके चौंकने की वजह दरवाजे का खुला होना था। ये दरवाजा तो बंद ही रहता था कि सब जानते थे पीछे जंगल है तो कोई भी इधर नहीं आता। ज़रगून, वो भागता हुआ चिल्लाया था, लेकिन उसकी आवाज खामोश जंगल में गूंजती हुई उस तक ही आई थी। ज़रगून, तुम कहाँ हो? सामने आ जाओ, आई प्रॉमिस नहीं डांटूंगा। वो सीधे रास्ते पर भागता हुआ साथ साथ बोल भी रहा था, लेकिन जंगल में हनूज खामोशी ही रही थी। उफ, कहाँ गई ये पागल लड़की? या अल्लाह, इसकी हिफाजत करना, वो बहुत मासूम और भोली है। वो परेशानी से अल्लाह से मुखातिब था। उफ, ये लड़की कहाँ गई? वो कमर पर हाथ रखे रास्ते के बीचों बीच खड़ा परेशानी से खुद से बड़बड़ाया था। बख्त, वो चौंका। कहीं से ज़रगून के चिल्लाने की आवाज आई थी। वो रास्ते का तयन करता सीधे रास्ते की तरफ भागा था। झाड़ियों से निमटता वो भागे जा रहा था। चप्पल आगे से टूट चुकी थी। मोबाइल वो कमरे में छोड़ आया था। वो तो शुक्र था कि चांद की मध्यम सी रोशनी में सब कुछ नजर आ रहा था। ज़रगुल बेड पर बैठी गोद में नावल रखे, हाथ में चाय का कप पकड़े, वो बहुत महवियत से नावल पढ़ रही थी। जब हल्की सी नॉक करता वो अंदर आया। कभी इतने गौर से मेरे चेहरे के नक्श भी पढ़ लिया करो। ख़याम की आवाज़ पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। आप मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हैं? वो हैरत से चिल्लाई। तुमसे मिलने, तुमसे बात करने। और वो कहता हुआ मानी खेजी से चुप हुआ, और वो तीखे चतौनों से उसे घूरती हुई पूछती ना महसूस तरीके से दुपट्टा पेशानी तक खींच गई थी। यार, तुम कहाँ चली गई हो? मैं तो कुछ और करने आया हूँ, वो मानी खेजी से कहता उसके करीब बैठा। जब वो उछल कर बेड से उतर गई। आपको शर्म नहीं आती रात के 11 बजे मेरे रूम में आते हुए? ऊपर से बातें चेक करें, अपनी अभी जाएं वरना मैं अपनी अम्मी को बुला लूंगी। वो गुस्से से बोली। तो बुला लो, वो एतराज का हक खो चुकी हैं। अब तुम मेरी हो, उनकी नहीं। तुम पर तुम्हारी हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है। वो मुस्कुराते हुए बोला। शट अप, क्या चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती इस तरह की गुफ्तगू करते हुए? वो शर्म से सुर्ख पड़ती उस पर चिल्लाई। बहुत ही वहमी हो यार, मैं तो तुमसे चाय की फरमाइश करने आया था। असल में मुझे एक फाइल तैयार करनी है जिसके लिए मेरा जागना जरूरी है, तो इसलिए तुमसे चाय का कहने चला आया। क्योंकि अम्मी और हुमा सो रही हैं तो मैं तुम्हारे पास चला आया। वो खफगी से बोलता कमरे से ही निकल गया, जबकि वो परेशान सी खड़ी रह गई। फिर 1-2 मिनट के लिए कुछ सोचती वो किचन में उसके लिए चाय बनाने चली गई। दरवाजा के पास छुपकर खड़ा ख़याम मुस्कुराया। वो जानता था वो लड़की कभी उसे इनकार नहीं कर सकती। वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
वो हिलते हुए दरवाजे को देखकर खौफ से पलटने ही लगी थी जब अंदर से एक मर्द जो काफी मोटा और ताकतवर दिखता था बाहर आया। वो रात के वक्त जंगल में लड़की देखकर चौंक गया था। फिर समझा शायद वो कोई चुड़ैल हो जो उसे डराने चली आई हो, क्योंकि वो सफेद सूट में थी, ऊपर रंग बिरंगा दुपट्टा लिया हुआ था। लेकिन वो चुड़ैल तो नहीं थी, वो तो लड़की थी। वो इस लड़की की खौफ से पीली पड़ती रंगत देखकर समझ गया आज हाथ में शिकार खुद चलकर आ गया है। वो एक आदमखोर दरिंदा था जिसे इंसानी गोश्त की लत पड़ चुकी थी। वो इस खौफनाक आदमी को देखकर भागने ही लगी थी जब वो सुर्रत से उसे अपने हिसार में ले चुका था। जरगून की चीख पूरे जंगल में गूंजी। छोड़ो, मुझे जाने दो, वो चिल्लाई, लेकिन वो उसे खींचता हुआ अंदर ले गया। अब वो उसे जाने थोड़ी ना दे सकता था। बख्त, वो पूरे जोर से चिल्लाई थी, लेकिन वो उसे खींचता हुआ उस टूटे फूटे कमरे में ले गया था जहां से आती बदबू किसी भी इंसान को पागल कर दे। अंदर इंसानी हड्डियों के ढेर थे, चमड़ी वगैरह, कपड़े और बहुत सी तेज धार छुरियां, जिसे देखकर वो खौफ से काम कर रह गई। अल्लाह मुझे बचा ले, मैं क्यों निकल आई इतनी दूर? मैं कब बड़ी होंगी? मैं कब अक्ल से काम लूंगी? वो वहशत से दिल में सोचती हुई उससे अपना आप छुड़ाने लगी थी, लेकिन वो मजबूत आदमी था। वो उसे चारपाई पर लटाकर उसे बांध चुका था। पांव और हाथ बांध दिए थे उस वहशी दरिंदे ने। अल्लाह मुझे बचाए, बख्ताब कहाँ है? वो चिल्लाई, लेकिन खामोशी और इस दरिंदे के कहकहे ही गूंज रहे थे इस वीराने में। वो इस लड़की का चिल्लाना तड़पना एंजॉय कर रहा था। वो तेज धार वाला चाकू लिए उसके करीब आया। प्लीज मुझे जाने दो, मुझ पर रहम करो, मैं अब यहाँ नहीं आऊंगी, बस एक बार जाने दो, वो रोते हुए चिल्लाई। लेकिन वो उसकी कलाई पर छुरी रख चुका था। कोई है, मुझे बचाएं, वो रोते हुए चिल्लाई थी, लेकिन इस दरिंदे के कहकहे के अलावा और किसी चीज की आवाज नहीं थी। वो एक झटके से उसकी कलाई पर छुरी चला चुका था। खून का फवारा एकदम से बाहर आया था। जरगून दर्द से चीखती हुई बख्त को पुकारने लगी थी। अभी वो उसकी कलाई मुंह में रखने ही लगा था जब पीछे से एक कारी वार से वो दूर जा गिरा। जरगून! वो उसका बहता खून देखकर चिल्लाया। फिर उसके नीचे गिरे दुपट्टे से वो उसकी कलाई बांध चुका था। जरगून डर और तकलीफ से उसे नीम व आंखों से देखती हुई रोने लगी। वो दरिंदा खड़ा होता बख्त को पीछे से पकड़ता उसे पटक चुका था। ये मेरा शिकार है और मैं अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता, वो आदमी अजीबो गरीब आवाज में बोला, जिस पर वो नीचे से उठता हुआ उसकी तरफ तैश से बढ़ा था। वो शख्स छुरा लिए उस पर वार करने ही लगा था जब वो सुर्रत से नीचे झुकता उसके पेट पर लात रसीद करता उसे झटका दे चुका था। तो वो तुम हो जो इंसानों को खाता है। तुम्हारे पीछे तो मैं कब से था। मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाकर तुमने अपनी मौत को आवाज दे दी। मैं तो वैसे भी तुम तक जल्द पहुंचने वाला था। ये तो मेरी बीवी का शुक्रिया जो मुझे तुम तक जल्द ले आई। वो उसे गर्दन से जकड़ता फिंकारा था। तुम मुझे नहीं मार सकते, अलबत्ता मैं तुम्हें जरूर भून कर खाऊंगा, बेफिक्र रहो। वो वहशी इंसान उसे पीछे की तरफ गिराता हुआ चिल्लाया। जिंदा रहेगा तो खाएगा ना। वो नीचे गिरा चाकू एक झटके से उसकी गर्दन पर फेरता हुआ चिल्लाया। आ! वो वहशी पीछे की तरफ गिरता हुआ दर्द से चिल्लाया था। बख्त ने उसके सीने पर इतने जोर से पैर मारा कि वो उछल कर रह गया। वो उस वहशी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। वो बड़ी सी तेजदार छुरी पकड़ता एक झटके से उसकी गर्दन में खुबा चुका था। इस वहशी की चीखें गूंजने लगी थीं। आखिरकार वो दम तोड़ चुका था। बख्त अब खड़ा होता उसकी तरफ देखने लगा जो नीम बेहोश थी। वो दर्द से कराह रही थी। वो भागता हुआ उसके करीब आया। उसे बाहों में लेकर वो भींच गया था। वो उसका चेहरा हाथों में लेता हुआ उसके एक एक नक्श को चूमने लगा था। ये वजूद उसे अपनी जिंदगी लगने लगा था। इस लड़की की शरारतों ने उसे हंसना सिखा दिया था, उसे मोहब्बत सिखा दी थी। वो उससे रूठती लड़ती उसे बहुत प्यारी लगती थी। हाँ, वो एतराफ नहीं कर पा रहा था। वो ऐसी चीजें अपनी मुताल्लिक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो उसे उठाता हुआ बाहर निकल गया। जंगल में चांद की रोशनी में लेकर उसे चलता वो बहुत संजीदा था। अगर आज उसे जरा सी भी देर होती तो क्या होता। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सही वक्त पर सही जगह पर भेज दिया। वो गहरी सांस लेते हुए बिड़बिड़ाया था। वो जल्दी जल्दी चलता 15 मिनट में घर पहुंच चुका था। उसे कमरे में लेटाकर वो डॉक्टर को इमरजेंसी बोलता उसके करीब आया, जिसके लब अब साकित थे।
उफ, क्या करूं मैं, तुम कभी बड़ी नहीं होगी, मुझे पता लग चुका है। वो इधर उधर चक्कर काटता हुआ बोला। आधे घंटे बाद डॉक्टर आ चुका था। वो कमर पर हाथ रखे डॉक्टर को उसकी ड्रेसिंग करता हुआ देखता रहा। कट इतना बड़ा नहीं था, ये शौक से बेहोश थी। आप इन्हें नीम गर्म दूध के साथ ये मेडिसिन दें, इस दर्द में कमी होगी, डॉक्टर कहता हुआ चला गया। वो एक दो पल उसके चेहरे को देखता किचन में चला गया। 5 मिनट बाद वो दूध लेकर कमरे की तरफ बढ़ा। अजलान बख्त ये सब काम भी करेगा, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। वो हैरत से बड़बड़ाता हुआ कमरे में आया। जरगून, उठो, ये दूध और मेडिसिन लो। वो उसे आंखें झपकता देखकर बोला, क्या मैं जिंदा हूँ या जन्नत में हूँ? वो नीम व आंखों से आस्तगी से बड़बड़ाई थी, जिस पर बेसाख्ता अजलान बख्त के लबों पर मुस्कुराहट आई। उफ, ये लड़की, वो सर झटकता हुआ बोला, नहीं, आप जिंदा हैं, इसलिए शौक से निकल आएं और आंखें पूरी खोल लें। वो उसे कंधों से पकड़कर नरमी से बिठाता हुआ बोला। वो आंखें खोले बेयकीनी से उसके चेहरे को देखती, एकदम से उसके कुशादा सीने में छुपी। पहले वो आंसू से रोई, फिर हिचकियों से रोने लगी कि मौत को वो बहुत करीब से देख चुकी थी। अगर आप ना आते तो वो मुझे खा जाता। अल्लाह, मैं अब कभी कहीं भी अकेली नहीं जाऊंगी। वो सर उसके सीने में दिए बोली थी, आवाज में लर्जिश थी। तुम ठीक हो, रिलैक्स रहो, ये दूध के साथ मेडिसिन लो, ठीक हो जाओगी। वो जबरदस्ती उसे सीने से अलग करता हुआ बोला। वो उसे देखती रही। गोली निकालकर उसने उसकी जुबान पर जबरदस्ती रखी, क्योंकि वह मुंह नहीं खोल रही थी। गोली रखने के बाद उसने उसके होंठों से दूध लगाया और सारा पिला कर ही गिलास होंठों से हटाया। मैं बहुत डर गई थी। मरना तो एक दिन है, लेकिन इतनी भयानक मौत कभी एक्सेप्ट नहीं की थी। भक्त वो कौन था और उसकी शक्ल इतनी खौफनाक क्यों थी? और मैं क्यों जंगल में चली गई? मैं पागल हूँ, जल्दी हूँ ना, नॉनसेंस हूँ, मुझे रत्ती बराबर भी अक्ल नहीं है। पता नहीं किसने मुझे पेपर्स में पास कर दिया और मैं डॉक्टर बन गई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही अक्ल से फारिग हूँ। बस आज के लिए इतनी ही तारीफ काफी है, बाकी कल कर लेना, अब सो जाओ। वो उसके साथ लेटता हुआ संजीदगी से बोला। उफ, क्या करूं, वो मंजर मेरी आंखों से हट नहीं रहा। वो उसका चेहरा देखती हौले से बड़बड़ाई, सो जाओ फिर भूल जाओगी। नहीं भूलूंगी, मैं डर गई हूँ, आप मुझे देखें वरना मुझे डर लगेगा। वो उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ती हुई मासूमियत से बोली, जिस पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। वो भी आस्तगी से मुस्कुराई। आप मुझे कोई कहानी सुनाए ना, जिसमें प्रिंसेस हो और एक प्रिंस हो और एक चुड़ैल हो। वो उसकी तरफ करवट लिए हुए थी। मुझे तो कोई स्टोरी नहीं आती, खासकर प्रिंसेस वाली या चुड़ैल वाली। वो कंधे उचकाता हुआ बोला, मुझे आती है, सुनाऊं मैं आपको, लेकिन आपने आंखें बंद नहीं करनी। वो बेबसी से सर हिला गया कि वो सुबह 5 बजे का जगा हुआ था और एक बार भी वो चैन से बैठ नहीं सका था। और फिर जरगून की गुमशुदगी, वो उसे कहानी सुना रही थी और वो सुन भी रहा था। 20 मिनट बाद ही वो सो चुका था। जरगून ने हैरत से उसे देखा। ये सो गए? मुझे डर लगेगा। वो इर्द गिर्द देखती हुई बोली। कमरे में नीम तारीकी थी। वो उसके चेहरे को देखने लगी। खूबसूरत नकोश, हल्की हल्की बियर्ड, घनी मूंछें। वो बहुत वजी मर्द था। जरगून ने उसके हाथ देखे, हरी नसों वाले मजबूत हाथ। वो उसकी नींद का फायदा उठाती आहिस्ता से उंगलियों से उसका हाथ छूने लगी। दिल इतनी जोर से धड़का कि मानो बाहर ही आ जाएगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर वो उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ती हुई अपने गाल के नीचे रखती आंखें मूंद गई कि इससे डर का एहसास कम होता। हनान ने चौंक कर फातिमा को देखा, जो पौधों को पानी दे रही थी। आपको बागबानी का शौक है? वो उसके करीब आता धीमे लहजे में बोला। सुबह बखैर, वो उसे देखती मुस्कुराकर बोली। वो जवाबन सर हिला गया। ऊपर बालकनी में खड़े आजम साहब ने चौंक कर इन दोनों को देखा।